नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी नीट की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी नीट की तैयारी के संदर्भ में एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है यूट्यूब पर, नीट पावर बूस्टर सीरीज, जिसमें आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 और कक्षा 12 का क्विक रिवीजन कराया जाएगा। हर एक अध्याय के जितने भी लाइन हैं, उन लाइनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये रिवीजन क्लास होगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी मैं कहूंगा कि नीट पावर बूस्टर सीरीज वाले वीडियो को देखने से पहले आप उस अध्याय को एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो। यहां पर हमने हर अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाए हैं वो 100% एनसीईआरटी की लाइन से बने हुए हैं, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि विगत वर्षों में नीट एग्जाम में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आ रही है। तो हम शुरू करेंगे यहां पर पहला प्रश्न इस अध्याय से, कक्षा 11 का अध्याय 1 सजीव जगत। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है। आप जैसा कि पढ़े हो कक्षा 11 के अध्याय 1 सजीव जगत में, सजीव जगत में सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीव के लक्षण क्या है, यानी हम सजीव और निर्जीव को कैसे पृथक कर सकते हैं। सजीवों में जो लक्षण है उनमें विशिष्ट कौन है। विशिष्ट लक्षण का मतलब वे लक्षण जो सिर्फ सजीव में पाए जाए, निर्जीव में ना पाए जाए। जैसे कि आपने लक्षण पढ़ा है, वृद्धि होता है, तो आपने पढ़ा है कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीव वस्तुओं में भी देखी जाती है, पहाड़ पर्वत इन सभी का बढ़ना वृद्धि, ठीक है। अगर हम बात करें जनन की, तो जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जनन सभी जीवों में नहीं होता। कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे खच्चर, म्यूल्स, कुछ मानव युगल और कुछ क्या कहते हैं कामगार मधुमक्खी, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जनन नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी हम नहीं मानते विशिष्ट लक्षण। बात करें अगर हम कोशिकीय संगठन की, तो कोशिकीय संगठन ये जीवों का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। बात करें अगर हम उपापचय की, शरीर में होने वाली समस्त अभिक्रियाओं की, तो ये भी विशिष्ट लक्षण माना जाता है। बात करें अगर हम अनुकूलता की व सहनशीलता की, संवेदनशीलता की, तो ये सभी जीवों के विशिष्ट लक्षण माने जाते हैं। यानी ये सब सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते। जीव वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों में देखी जाती है। जनन सभी सजीवों में नहीं होता, सभी सजीवों में नहीं होता, तो इसलिए इसे हम विशेष लक्षण नहीं मानते। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऐसा चुनिए जो सजीव वस्तुओं में ही पाया जाए, यानी सजीवों का विशिष्ट लक्षण हो। पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति और इनकी स्मृति। देखिए, अनुकूलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता और उसकी स्मृति यानी अनुभूति करना और उसको याद रखना, ये सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। दूसरा देख लीजिए, वृद्धि आ गया। यहां पर उपापचय अभिक्रिया, आप पढ़े हो कि उपापचय सजीव का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन ये कहां कराया जाता है? इन विट्रो कराया जा रहा है, शरीर कोशिका से बाहर लैब में जो हम उपापचय क्रिया कराते हैं वो आपका विशिष्ट लक्षण नहीं आएगा, यानी ये भी गलत है। वृद्धि यहां पर भी आ गया, ठीक है। तो जहां जहां वृद्धि होगा तो वो सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं होता, यानी यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। सजीव और निर्जीव के दोनों का गुण विषाणु प्रदर्शित करता है। जब विषाणु बाह्य स्रोत में होता है या बाह्य क्षेत्र में होता है तो वो निर्जीव होता है। जैसे ही विषाणु किसी जीवित जीव के अंदर प्रवेश करता है वो सजीव हो जाता है, यानी ये सजीव और निर्जीव दोनों का ही रूप प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे? ए, विषाणु। अब यहां पर विषाणु के अलावा आपको कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं। विषाणु के अंतर्गत ही कौन आता है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, ये भी दे सकते हैं, या पोलियो वायरस, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फ्लुएंजा वायरस दे सकते हैं कि सजीव और निर्जीव का गुण कौन दर्शित कर रहा है। तो इन सब में से कोई भी, क्योंकि सब क्या है? विषाणु है, तो सभी विषाणु ऐसा करते हैं। एक और एग्जांपल दिया जा सकता है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज ये क्या होता है? ये एक जीवाणु भोजी होता है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? वे विषाणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु
का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये भी क्या है, जीवाणु भोजी भी क्या है, एक विषाणु है। तो विषाणु है तो सजीव निर्जीव का लक्षण प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन से रासायनिक गुण हैं जो सभी जीवों में समान नहीं होते? सभी जीवों में समान नहीं होते। अगर हम देखें शरीर में प्रोटीन के विभिन्न प्रकार, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी जीवों में हर प्रोटीन समान नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें पौधों में, तो आप देखो पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, वो तो चलो सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट होगा। रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, तो वो पौधों में पाए जाते हैं, हम लोगों में नहीं पाए जाते। हम लोगों में जो चीजें पाई जाती हैं वो उनमें नहीं पाई जाती। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं प्रोटीन में ही, जो हम में पाई जाती है अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, अन्य जीवों में पाई जाती है हम में नहीं पाई जाती। तो यही सबसे बढ़िया इसका सटीक उत्तर है। क्योंकि और देखेंगे अमीनो अम्ल के लिए समान त्रिकूट, अगर आप कोडॉन्स को देखेंगे तो आपको पता है कि कोडॉन 64 होते हैं, जिनमें से 61 सक्रिय होते हैं, और ये सभी जीवों में समान होता है। यानी अगर हम बात करें यू फेनिलएलेनिन को कोड करता है, तो ये सभी जीवों में ही कोड करेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य में केवल यू फेनिलएलेनिन को कोड करता है और इकोलाई बैक्टीरिया में दूसरा कोई कोड करता है, नहीं। इकोलाई बैक्टीरिया में भी यू फेनिलएलेनिन को ही कोड करता है, मनुष्य में भी फेनिलएलेनिन को ही कोड करता है। उच्च फास्फेट बंधों के द्वारा ऊर्जा का संग्रह, अगर हम बात करें उच्च फास्फेट अणु एटीपी की, सभी जीवों में ऊर्जा का संचय एटीपी के ही रूप में होता है, तो ये भी समान है। हमें समान नहीं है ढूंढना है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, सभी जीवों में प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम में ही होता है। आप पढ़ चुके हो कि राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इसलिए ये भी समान है सभी जीवों में। हाँ, समान कौन है? ए वाला। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ना ही प्रोकैरियोट माना गया है ना ही यूकैरियोट? भैया विषाणुओं को ना तो प्रोकैरियोट माने गए ना यूकैरियोट। तो विषाणु का एग्जांपल कहीं लिखा है यहाँ पे विषाणु नहीं, लेकिन ये जीवाणु भोजी अभी बताया है कि ये विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, यानी जीवाणु भोजी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जीवित जाति जीवित जीवों को परिभाषित विशेषता है? जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता यानी विशिष्ट लक्षण, तो वृद्धि तो नहीं होती, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता सब में नहीं होती, प्रजनन नहीं, बाहरी प्रेरकों के लिए प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वृद्धि और जनन ये विशिष्ट लक्षण नहीं होता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता सब में नहीं होती, तो ये भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण ये है बाहरी प्रेरकों के लिए प्रतिक्रिया। आप अमीबा को भी टच करोगे तो उसे भी फील होता है। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय हो, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय हो, चाहे कोई भी जीव हो, उनमें बाह्य प्रेरकों के प्रति अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट, आईसीबीएन क्या प्रदर्शित करता है? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, जो पौधों के नामकरण से संबंधित है। पौधों का नामकरण करता है, पौधों का नामकरण, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर एडी कथन दिए गए हैं, उनमें से दो सही कथनों को चुनना है। सबसे पहला आता है जीव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें जाति की परिभाषा किसने दी थी? अर्नस्ट मेयर ने दी थी, तो ऐसा एनसीईआरटी में तो नहीं है। तो चलो अभी इसको छोड़ दो और ऑप्शन पे ध्यान दो। प्रकाश काल यानी फोटो पीरियड पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि पौधे मौसमी कैसे होते हैं? आपने देखा है कि संतरे कुछ मौसम में ही मिलते हैं, आम कुछ मौसम में ही मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधे मौसम पर डिपेंड करते हैं। सूर्य का प्रकाश कितने देर तक उन्हें मिल रहा है, यानी प्रकाश काल फोटो पीरियड कितने देर तक मिल रहा है, उसी को वो सेंस करते हैं और उनमें पुष्पन उस समय होता है जो उनके लिए अनुकूल होता है। यानी मान लो कि आम को पैदा होना है, तो आम के पुष्प का पुष्पन होना है, जनन करना है, तो वो 8 से 10 घंटे की प्रकाश उसे चाहिए कंटिन्यू, तब वो पुष्पन करता है। तो प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। यानी ये लाइन तो बिल्कुल गलत दी गई है, हमें सही ढूंढना है। द्विनाम पद्धति आरएच विट्टेकर ने दी थी, गलत बात है। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। आरएच विट्टेकर ने 5 जगत पद्धति दिया था, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट देख लो, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक शब्द होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। एक कोशिकीय जीव है
उसमें चाहे कोशिका विभाजन होगा तब भी दो कोशिका बनेगा, इसी को चाहे आप जनन कह लीजिए, जनन भी ऐसे ही होता है, मुकुलन बीच से डिवाइड होकर दो बन जाते हैं। तो जनन और कोशिका विभाजन एक कोशिकीय जीवों में पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थक होता है, ये भी सही लाइन है, यानी हमको एक मिल गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट था, मान लो इसमें आपको डाउट था, यहाँ पे लिख दिए कि दो सही कथन चुनना है, तो दो तो गलत है ना, तो यही दोनों सही होंगे, लगा दीजिए ए और डी, कहाँ गया ए और डी, ऑप्शन डी। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। टैक्सोनॉमी का पितामह कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिनियस की द्विनाम नामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम है। आपको पता है कि लिनियस ने द्विजगत पद्धति नाम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम के दो पद होते हैं। जैसे हम बात करें आम का, तो आम में उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक जीव का नाम होता है जिसमें दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम है। गलत बात, ऐसा नहीं होता। इन्होंने बताया, लिनियस ने, कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, एक उसका जीनस रिप्रेजेंट करता है जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा उसके स्पीसीज को डिनोट करता है जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो दो नाम, एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति, गलत। दो नाम एक वैज्ञानिक, गलत। एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नाम। एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नाम होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, लिनियस के द्विनाम करो, ये तो हो गया। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? अभी बताए थे, आर.एच. विट्टेकर ने दिया था, आर.एच. विट्टेकर, ऑप्शन बी विट्टेकर। नेक्स्ट, किस पुस्तक में द्विनाम नामकरण का प्रयोग प्रथम बार मिला? द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचुरी, और यही उनकी बुक थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने द्विनाम नामकरण को वर्णित किया था। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा था? पूछा जा सकता है। सिस्टेमा नेचुरी लिनियस ने लिखा था। नेक्स्ट, ओराइजा सटाइवा चावल का वानस्पतिक नाम है। ओराइजा सटाइवा चावल का वानस्पतिक नाम है, जिसमें सटाइवा क्या प्रदर्शित करता है? सटाइवा अभी बताए थे, स्पीसीज को डिनोट करता है। इस क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, विशिष्ट एपिथेट यानी स्पेसिफिक एपिथेट, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है? अब यहां पर इंग्लिश में होना चाहिए था नाम, इन हिंदी में यहां पर दिया है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। ये होगा मस्का डोमेस्टिका। अगर हिंदी में तब भी कोई बात नहीं है, आप देख के ही समझ जाओगे। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम फैलिस टिग्रिस, और यह है इकोलाई। अब पूछ रहे हैं कि इन चारों में किसका नाम सही ढंग से लिखा गया है और उसका वर्णन भी सही है। कह रहे हैं मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू छिपकली। गलत बात है, छिपकली का नाम नहीं होता, मक्खी का नाम होता है, एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, यानी ये तो गलत है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक है जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। आप पढ़े हो क्लास 12th में, इससे होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही वर्णन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मैलिग्नेंट मलेरिया, घातक मलेरिया होता है, मृत्यु तय होती है। ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, फैलिस टिग्रिस भारतीय बाघ गिर जंगल में भली भांति सुरक्षित है। भारतीय बाघ का नाम नहीं होता, भारतीय बाघ का नाम होता पैंथेरा टिग्रिस, फैलिस टिग्रिस दिया है, गलत है। इकोलाई पूरा नाम एंटीमीबा कोलाई, गलत बात, इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नामांकन के विश्वव्यापी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। हमें गलत कथन का चयन करना। नामांकन का कुछ नियम आपको पता है, जैसे पहला शब्द जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा जो पद होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अगर हम इसको टाइप करते हैं तो इटैलिक फॉर्मेट में टाइप करते हैं, लैटिन भाषा में होता है। हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये सब कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स में देखते हैं क्या यहाँ पर गलत दिखा गया है।
बायोलॉजिकल नाम का प्रथम शब्द जीनस को दर्शाता है, अभी बताएं, जीनस को दर्शाता है, वंश को, सही है। प्रथम शब्द जो जीनस को दर्शाता है वह कैपिटल लेटर में हो से प्रारंभ होता है, सही है। बायोलॉजिकल नाम के दोनों शब्दों को हाथ से लिखने पर अलग अलग रेखांकित करते हैं, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नाम सामान्यतः ग्रीक भाषा में, गलत बात, किस भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में, चुपचाप यही डी गलत लगा दो। वैज्ञानिक नाम का द्वितीय पद स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है, अभी आपने पढ़ा है। पौधे के वानस्पतिक नामकरण में, पौधे का जो वानस्पतिक नाम है उसमें हम क्या करते हैं, जीनस नाम जातीय नाम के बाद लिखा जाता है। अगर हम मान लो पौधा ले लें एक आम, अभी आपने पढ़ा है कि आम का नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। आपने पढ़ा है कि ये वंश को दर्शाता है और ये जाति को दर्शाता है। कह रहे हैं कि जीनस नाम यानी वंश का नाम जाति नाम के बाद आता है, गलत बात है, जाति से पहले आता है, गलत लाइन। जीनस नाम एवं जातीय नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, गलत, जीनस के तो बड़े होते हैं लेकिन जाति के नहीं। जीनस एवं जाति नाम एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते कभी भी। जीनस एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक्स में मुद्रित होते हैं, इटैलिक में ही छापे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम कंप्यूटर में इटैलिक फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, अगर हाथ से लिखते हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है वह क्या है। एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स होता है, यानी एक समूह जिसमें एक रैंक में जितने भी लक्षण है वो समान है तो उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन में वो समूह आता है जिसमें समान लक्षण होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी पदानुक्रम का अर्थ क्या है। पादप व जंतु वर्गीकरण की सभी श्रेणियों का क्रमबद्ध विन्यास, बिल्कुल सही बात है। जंतु और पादप का वर्गीकरण का क्रमबद्ध विन्यास ही कहलाता है टैक्सोनॉमी पदानुक्रम। दूसरा देखिए, वरिष्ठ वर्ग की वैज्ञानिकों का समूह, विज्ञानियों का समूह नहीं होता, विज्ञानियों का समूह नहीं होता, जीवाश्मी रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं होता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शाखा जो कि नामकरण, पहचान और वर्गीकरण से संबंधित होती है वह है, नामकरण, पहचान और वर्गीकरण, इकोलॉजी नहीं, टैक्सोनॉमी बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, बैगन, आलू, टमाटर, प्याज और अदरक किस समूह में रखे गए हैं। बैंगन का साइंटिफिक नेम बताइए, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम मिलोंजिना, मिलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोस्पर्सम, ऐसे कुछ होता है। यानी इनमें सोलेनम समान है, यानी वंश, समान वंश के हैं, ऑप्शन डी। यहाँ पर जेनरा दिया है, ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सही समान वंश लिखा है क्योंकि सभी समान वंश में आते हैं, चाहे वो बैगन हो, आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, अदरक हो, सभी एक समान वंश में आते हैं। नेक्स्ट, जीनस समान तथा संबंधित समूह है। जीनस यानी वंश में कौन आते हैं, समान जाति आती है, समान जातियों का समूह आता है, तो जाति का, ऑप्शन डी आंसर भी दे दिया। नेक्स्ट, जीनस क्या दर्शाता है, एक अकेले पौधे अथवा जंतु को नहीं, पौधे जंतु के संग्रह को नहीं, पौधे जंतुओं के निकट रूप से संबंधित प्रजातियों के समूह को, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रत्यय पौधों में वर्गीकरण की इकाई प्रयोग किया जाता है, जो कुल, आपको पता है कि आपने फैमिली अगर पढ़ी है किसी की भी, तो फैमिली में लास्ट में ए ई सी ई आता है, जैसे होमोनिडी, होमोनिडी, तो ई ए ई आया। या अगर हम बात करें मान लो प्लांट फैमिली की, तो उसका एक एग्जांपल आपको दे दें, सोलेनेसी, सोलेनेसी, तो यहां पर ए सी ई ए ई आया है, तो ये किसका एग्जांपल होता है, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, फैमिली के लिए यूज किया जाता है, जंतु में शायद ई ए ई आएगा, ठीक है, होमोनिडी, तो ये प्लांट फैमिली के लिए है, एसी लास्ट में आता है। जंतुओं के वर्गीकरण में वर्ग की इकाई फाइलम, पौधों के वर्गीकरण के किस हायर इसके लिए आता है, तो जैसे फाइलम यूज किया जाता है, आपको पता है फाइलम यूज किया जाता है जंतु के लिए, उसी तरीके से डिवीजन यूज किया जाता है पौधों के लिए। जैसे आपने पढ़ा है ना किंगडम, यहां पर याद किया होगा फाइलम और डिवीजन, है ना, तो यहां पर फाइलम शब्द यूज किया जाता है जंतु के लिए, डिवीजन शब्द यूज करते हैं पौधों के लिए। फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आप पढ़े हो।
तो यहां पर डिवीजन शब्द यूज किया जाता है पौधों के लिए, ऑप्शन सी लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट, जैसे ही हम वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति से जगत की ओर जाते हैं, प्रजाति से जगत की ओर जाने पर समानता क्या होती है? समानता घटती है। अगर हम जगत से जाति की ओर जाते हैं, समानता क्या होती है? बढ़ती है। नीचे से ऊपर जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम जीनस में ले लें पैंथेरा, तो पैंथेरा में टिग्रिस भी आता है, एक जाति होगी। इसी में आता है लियो शेर, इसी में आता है आपका पैरडस। तो आपने देखा है कि टिग्रिस, बाघ, शेर और चीता ये बहुत संबंधित लगते हैं, एक दूसरे के बड़ा समान दिखते हैं। तो समान लक्षण नीचे की तरफ बढ़ता है स्पीसीज। अब यही सब आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। तो एनिमेलिया में आपके पक्षी आते हैं, एनिमेलिया आते हैं, सांप, गोजर, ये सब आते हैं। तो क्या इनसे रिलेट करता है? नहीं। तो समानता ऊपर की तरफ जाने पर घटती है, नीचे की जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट, जैसे ही हम वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति से जगत की ओर जाते हैं, सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होती है? घटती है। प्रजाति से जगत की ओर जाने पर घटेगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस टैक्सोनॉमी रैंक में एक दूसरे से कम समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है? एक दूसरे से कम समानता, समानता कहां कम होगी? ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लास है, जीनस है, फैमिली, स्पीसीज है। स्पीसीज में तो समानता सबसे ज्यादा होगी, स्पीसीज से ज्यादा होगी जीनस में, जीनस से ज्यादा होगी फैमिली में, सबसे कम होगी क्लास में। ऑप्शन ए लगाएंगे। जो ऊपर का दिया गया है, जैसे मान लो कि यहां पर किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जो सबसे ऊपर का दिया होगा वही उसी में सबसे कम लक्षण समान होंगे। तो यहां पर देखो, स्पीसीज दिया है, फिर जीनस दिया है, फिर फैमिली दिया है, क्लास दिया है। तो क्लास सबसे ऊपर आया, तो क्लास सबसे ऊपर है तो सबसे कम समानता होगी। सबसे ज्यादा समानता रखने वाला बात करें तो नीचे की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट, पादप वर्गीकरण के हियरार्किकल तंत्र में निम्न में से किस वर्ग की रैंक के अंत में सीईई? अब बताओ, एसी अगर आया, एसी, तो वो क्या होगा? फैमिली, कुल। अभी आपने पढ़ा है सोलेनेसी, तो ये फैमिली को दर्शाता है। सोलेनेसी, पोएसी, ये सब। सबसे छोटा टैक्सॉन कौन कहलाता है? सबसे छोटा टैक्सॉन जाति होता है, सबसे निचला। ठीक है। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। हमें यहाँ पर कुछ नाम दिए गए, उनको हम इनसे जोड़ना है। जैसे आपको पता है कुल के लास्ट में एसी आता है, कहीं पर भी सी आए, देखो सोलेनेसी, इसको लगा दो चुपचाप। अब आप आलू का नाम याद रखे हो, आलू का नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। देखो ट्यूबेरोसम भी दिया है, सोलेनम भी दिया है। तो सोलेनम पहले आता तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वंश को। ये वंश हो गया। ट्यूबेरोसम बाद में आता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? जाति को। अब गण और जगत, प्लांटी, प्लांटी क्या होता है? एक जगत होता है, पादप जगत। तो बचा गण, पॉलीमोनियल्स। यानी ये आलू का पूरी तरीके से वर्गीकरण है। ठीक है, लगा दो। ए का 5, ए का 5 केवल यही है, ही उसी को देख के लगा देना था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कदम सही नहीं है? कुंजी नमूनों के पहचानने के लिए वर्ग की सहायक समूह, बिल्कुल है, सही है। पादपालों में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परीक्षित पादपों को रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पादपाले नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हर्बेरियम। जहां पर भी आपको पादपाले समझ में आए वहां हर्बेरियम लगाए। वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण, बिल्कुल सही बात है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण, तस्वीर इसमें नहीं लगाए जाते हैं, उनके मृत अवशेषों को लगाए जाते हैं संग्रहालय, म्यूजियम में। ऑप्शन डी होगा। निम्न में से समानता असमानता पर आधारित पौधों और जंतुओं की पहचान करने के लिए वर्गीकीय उपकरण क्या है? कि हालांकि ये सब टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, हर्बेरियम, म्यूजियम, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, की मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सब हट गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक चक्कर देख लो। नेक्स्ट है, एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवधारी किस वर्ग में आता है? एक कोशिकीय सुकेंद्रीय, एक कोशिकीय यूकैरियोट किस में आता है? प्रोटिस्टा में। मोनिया में आता है कौन?
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी लगाएंगे, प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट, पादपाले पत्र, पादपाले मतलब हर्बेरियम, पत्र में नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती। आपको पता है कि हर्बेरियम फाइल जो बनाते हैं उसमें हम पहले डेट लिखते हैं कि किस डेट को हमने प्लांट के स्पेसिमेन में को चिपकाया है वहां पर, फिर उसका हम लोकल नेम लिखते हैं कि उसका लोकल नेम क्या है, फिर उसका हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश नेम लिखते हैं, फिर उसका बाद जो संग्रहकर्ता होता है यानी जिसने उसको लगाया है उस हर्बेरियम फाइल में उसका नाम लिखते हैं। पौधे की ऊंचाई वगैरह का वर्णन नहीं करते हैं, संग्रह की तारीख लिखते हैं, संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं, स्थानीय नाम लिखते हैं, बॉटेनिकल नाम लिखते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन लंबाई नहीं लिखते। ऑप्शन ए उसका सही था। सिस्टमैटिक शब्द क्या दर्शाता है, तो सिस्टमैटिक शब्द क्या दर्शाता है, पौधों जंतुओं की पहचान तथा वर्गीकरण को, सिर्फ इसी को नहीं, पौधों तथा जंतुओं के नामकरण तथा वर्गीकरण को, विभिन्नता तथा उनके पारस्परिक संबंधों को, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट, बॉटेनिकल गार्डन्स तथा जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, तो बॉटेनिकल गार्डन में जीवित पौधों के नमूनों को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क में जीवित जीवों वन्य जीवों को रखा जाता है। केवल स्थानिक रूप से रहने वाली प्रजातियों का संग्रह नहीं, केवल विदेशी नहीं, स्थानिक और विदेशी दोनों। एक जूलॉजिकल पार्क में यानी आप चिड़ियाघर में देखोगे तो वहां पर आपको मोर भी देखने को मिलेगा, कबूतर भी देखने को मिल सकता है, सांप देखने को मिल सकता है जो आपके एरिया में भी पाए जाते हो। आपको वहां पर विदेशी जातियां भी देखने को मिल सकती हैं, कंगारू देखने को मिल सकता है, वैसे हालांकि होते नहीं है, बड़ा मुश्किल है, गैंडा देखने को मिल सकता है, शेर देखने को मिल सकता है, जो स्थानिक नहीं होते। तो देसी और स्थानिक दोनों ही प्रजातियां रखी जाती हैं इन दोनों जगहों पर। नेक्स्ट, वर्गीकरण कुंजी पौधों और जंतुओं की पहचान तथा वर्गीकरण में एक मुख्य वर्ग की एक उपकरण होती है, इसका उपयोग किसको निर्मित करने में किया जाता है। अगर हम बात करें कुंजी यानी की का, तो इसका हम मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों में ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि उनमें एक ही प्रकार का कॉमन आनुवंशिक पदार्थ होता है, नहीं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक ही कॉमन आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, वे समान आनुवंशिक पदार्थ को साझा करते हैं परंतु उनका स्तर भिन्न होता है। सही बात है, स्तर भिन्न होता है, यानी किसी में डीएनए क्या कहते हैं, डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी का समान कोशिकीय संगठन होता है, कोशिका तो सब में पाई जाती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट, सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं स्वप्रतिकृति, वृद्धि, संवेदनशील तंत्र। देखो वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं होता, पहले ही बता चुके हैं। स्वप्रतिकृति विशालशील नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वृद्धि आ गया, यहाँ पर भी वृद्धि आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, बिल्कुल सही बात है। पौध जंतुओं में वृद्धि कुछ आयु तक होती है लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता, सही बात है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में वे जीव जो जनन नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है स्टेराइल, वर्कर बीज, वर्कर बीज, तो ये भी जनन नहीं करते। खच्चर यानी म्यूल्स, ये भी जनन नहीं करते। और अनुर्वर मानव युगल यानी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी कुछ ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, उपरोक्त सभी लगाएंगे, डी, तीनों नहीं कर सकते जनन। गलत कथन का चयन करो। सभी जीवों चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक हों में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। उपापचयी क्रियाएं हमेशा चलती रहती है, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, सब में उपापचयी क्रिया काम करती है ऊर्जा उत्पन्न करने में। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी निर्जीवों में उपापचयी क्रिया होती है, गलत बात है। निर्जीवों में उपापचयी क्रिया नहीं होती। निम्न में से कौन सा लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? जनन नहीं होता, वृद्धि नहीं होता, कोशिकीय संगठन विशेष लक्षण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव किसी एक जाति का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। अब तक ज्ञात वर्णित जीवों की संख्या 1.7 to 1.8 मिलियन है, बिल्कुल सही बात है ये भी। नेक्स्ट, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो, बिल्कुल। प्राणियों में नामकरण के लिए सर्वमान्य आईसीबीएन पौधों के लिए होता है, प्राणियों के लिए नहीं, ऑप्शन यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। सभी सजीव और निर्जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं, गलत है यही। ठीक है, नेक्स्ट, द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था?
आप पढ़ चुके हो, लिनियस ने। नेक्स्ट, किसी जीव वैज्ञानिक नाम का द्वितीय शब्द किसको प्रदर्शित करता है? जाति को, यानी स्पेसिफिक एपिथेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, तिरछे लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैविक नाम में पहला शब्द जाति संकेत, दूसरा शब्द वंशनाम, पहला शब्द वंशनाम होता है, यही गलत है। हाथ से लिखे जाते हैं तो दोनों को अलग अलग रेखांकित, वंशनाम का पहला अक्षर बड़ा, सही है। नेक्स्ट, मैंजीफेरा इंडिका लिन में लिन क्या दर्शाता है? हमेशा याद रखना एब्रिविएटेड फॉर्म हो और डॉट जरूर हो, यहां पर डॉट होना जरूरी है, कहीं कहीं पर डॉट नहीं होता, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, तो यहां पर डॉट नहीं लगा है। तो जब डॉट लगा हो, ये जरूरी है कि डॉट लगा होना चाहिए। एब्रिविएटेड फॉर्म को दर्शित करता है, संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करता है। तो ये जो होता है वो उस लेखक का नाम होता है जिसने सबसे पहले इस जीव का वर्णन किया था, यानी मैंजीफेरा इंडिका आम का वर्णन लिनियस ने किया था, तो उसका नाम है यहाँ पे लिनियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिन लिखा गया है। और जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप सोचो कि ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज, अब इसके आगे जो आएगा वो लेखक का नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एब्रिविएटेड फॉर्म यानी हम डॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। तो जब डॉट का प्रयोग नहीं होता तो वो उसके सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो लिन क्या प्रदर्शित करता है? उस लेखक का नाम जिसने सबसे पहले इसका वर्णन किया। गलत कथन का चयन करो। टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्राणी पर स्तनधारी में कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्स को बताते, सही है। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्स में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। गुणों के आधार पर ही तो वर्गीकरण किया जाता है, ऑप्शन सी। विभिन्न प्रकार के जीवों में विशेष विषय में जानना व उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेना क्या कहलाता है? जीवों के विषय में जानना और विविधता सहित उनके संबंध का अध्ययन करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है। जहां पर भी संबंधों का बात आया वहां पर सिस्टमैटिक्स लगा दीजिए। अब इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था संबंध में। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का नाम, टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस का ही था, ऑप्शन बी। वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, तो जो सबसे नीचे जाएगा जाति सबसे ज्यादा मौलिक समानता रखता है। नेक्स्ट, बैगन का वानस्पतिक नाम, तो बैगन का वानस्पतिक नाम, अब मैं आपको कुछ वानस्पतिक नाम बता दूं, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये होता है आलू का। जितने एनसीईआरटी में है बस उतना याद करना है, नहीं तो पता चला आप हम कुछ लोगों को देखे कापियां भर के सिर्फ साइंटिफिक नेम याद करने लगते हैं, गधापन मत करना। सोलेनम ट्यूबेरोसम हो गया। सोलेनम नाइग्रम, ये होता है ब्लैकबेरी का नाम। उसके बाद सोलेनम मेलोन जेना, ये है बैंगन का नाम, ठीक है। तो यहां पर बैगन का नाम होता है सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम फैमिली की थी। इसी तरीके से सोलेनम लाइकोपर्सिया होता है टमाटर का साइंटिफिक नेम। बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस, शेर का होता है पैंथेरा लियो, चीता का होता है पैंथेरा पैरडस, आम का मैंजीफेरा इंडिका पढ़ ही चुके हो। तो जितने एनसीईआरटी में है बस उतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आलू टमाटर किस वंश में आते हैं? तो आलू हो चाहे टमाटर, इनका शुरुआत सोलेनम से होता है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिया, तो ये होता है सोलेनम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शेर चीता बाघ किस वंश में आते हैं? आपको अभी बताएं। शेर का नाम होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस होता है बाघ का नाम, पैंथेरा पैरडस होता है चीता का नाम। तो सभी में पैंथेरा कॉमन है, तो वंश होता है पैंथेरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिल्ली किस वंश में आती है? तो बिल्ली आती है आपका पैंथेरा में नहीं आती, लगता पैंथेरा की तरीके है, शेर की तरीके है, लेकिन पैंथेरा में नहीं आती। किस में आती है? फैलिस में आती है, ठीक, फैलिस में आती है। अच्छा, फैलिस वंश और पैंथेरा वंश, अब देखो फैलिस में आती है बिल्ली, पैंथेरा में आते हैं शेर बाघ, ये सब, लेकिन ये सभी एक कॉमन फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फैलिडी। इनकी फैमिली समान है, शेर बिल्ली की फैमिली समान है, कुल समान है, जो है फैलिडी। तो बिल्ली किस वंश में आती है? फैलिस में।
सी। नेक्स्ट, सोलेनेसी कुल में आते हैं। अगर हम सोलेनेसी कुल की बात करें तो सोलेनेसी में आता है सोलेनम, और इसी में आता है पेट्यूनिया, इसी में दतूरा, तीनों आते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फेलिडी कुल में क्या आता है, अभी बताए थे। फेलिडी कुल में फेलिस भी आता है और पैंथेरा भी आता है। पैंथेरा, फेलिस, कैनेडी नहीं आता, कैनेडी कुत्ते वाले भी है, ठीक है, ऑप्शन डी, ए और बी। नेक्स्ट, कॉन्वोल्वुलेशी, सोलेनेसी कुल किस गण के अंतर्गत आते हैं? कॉन्वोल्वुलेशी और सोलेनेसी ये आते हैं आपका पॉलीमोनियल्स में, ऑप्शन बी, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। कैनेडी व फेलिडी कुलों को किस गण में रखा गया है? कैनेडी और फेलिडी, कैनेडी यानी कुत्ता, फेलिडी यानी बिल्ली, इन सभी को किस गण में रखा गया है? तो ये होते हैं मांसाहार, कार्निवोरा में रखा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्राइमेटा व कार्निवोरा गण किस वर्ग में रखे गए हैं? वर्ग यानी क्लास, कौन से क्लास में आते हैं? स्तनधारी मैमेलिया में आते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन किस गण में आते हैं? तो ये आते हैं प्राइमेटा में, जिसमें मनुष्य आता है, ठीक है, ऑप्शन बी। इन सभी में आप ध्यान रखना, ये सब आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितना आपको बताया गया बस उतना ही पढ़ना है, जितना मैंने एप्लीकेशन पर आपको बताया है उतना ही ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति डॉर्सल होलो नर्व सिस्टम किसका लक्षण है? तो यह कॉर्डेटा का लक्षण, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण पद्धति में पौधों में संघ की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में संघ की जगह डिवीजन प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए, पहले भी आ चुका है। जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर जाते हैं समान गुणों में कमी आती है, ऑप्शन डी, घटती है जाति से ऊपर जाने पर, ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करना है, मानव किस कुल में आता है? तो मानव आता है होमोनिडी में। इस एक चार्ट ही दिया गया एनसीईआरटी में, उस चार्ट को आपको एकदम याद करना है। आम किस में आता है, किस कुल में आता है? तो आम आता है आपका एनाकॉर्डिएसी में। गेहूं आता, घरेलू मक्खी आता है म्यूसिडी में, गेहूं आता है पोएसी में। ए का थर्ड, पहले ही वाला देख लो, लगा दो, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करना है। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर पेचित करते हैं, सही है। हर्बेरियम सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण नियम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, सही। हर्बेरियम सीट पर लगे लेबल पर पौधे की ऊंचाई अनिवार्य रूप से लिखी जाती है, गलत बात है, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। वनस्पति उद्यानों में मृत पौधों का संग्रहण किया था। वनस्पति उद्यान में मृत नहीं, जीवित पौधों का किया था, ऑप्शन ए गलत है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन स्थित है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? हावड़ा में। अगर आपसे पूछा जाए बॉटेनिकल गार्डन क्यों कहाँ है? इंग्लैंड में। अगर आपसे पूछा जाए एनबीआरआई कहाँ सिचुएटेड है? एनबीआरआई नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। संग्रहालय चिकित्सालयों मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं, गलत बात, स्कूल कॉलेजेस में स्थापित किए जाते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में। गलत कथन का चयन करो। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों पौधों के कंकाल भी रखे जाते हैं। कंकाल तो रखे जाते हैं लेकिन सिर्फ प्राणियों के पौधों के नहीं, ऑप्शन पहला ही गलत है। नेक्स्ट, समानता व असमानताओं के आधार पर पौधों प्राणियों की पहचान की जाती है, की माध्यम से, कुंजी के माध्यम से। जहां पर समानता असमानता की बात है तुरंत कुंजी लगा दो। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति की पहचान, जाति की पहचान, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति की पहचान हम करते हैं मैनुअल्स द्वारा, ऑप्शन बी। कुंजी द्वारा समानता असमानता के आधार पर। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के विस्तृत जानकारी देता है, विस्तृत जानकारी देता है। फ्लोरा में पौधों के बारे में, स्थानीय पौधों की जाति या उसके वितरण का, ये सब बताता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब ये होता है पौधा। किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी, अभी बताएं, किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी मोनोग्राफ के पास होती है, ऑप्शन ए। किसी क्षेत्र में पौधों, अब देखो पौधों की बात आ जाए तो तुरंत लगा दो फ्लोरा पुस्तक, ठीक है। फ्लोरा का मतलब ही होता है पौधा, जहां पौधे की बात है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में पौधों तो उसके वासस्थान, फिर पौधों का वासस्थान आ गया, फ्लोरा पुस्तक। नेक्स्ट, पौधों की जाति के विषय में सूची, जाति के विषय में सूची कौन देता है? अभी बताए थे मैनुअल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बस तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा कक्षा 11 का अध्याय 1 सजीव जगत, उससे संबंधित जितने भी आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बता दिए हैं। आपको
क्विक रिवीजन भी दे दिया कुछ चीजों का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जो भी वीडियो नीट पावर बूस्टर का देखें, पहले उस अध्याय को एनसीईआरटी से पढ़ लें अच्छे तरीके से, फिर इस वीडियो को देखें, फिर आप खुद महसूस करोगे कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई चला जाएगा, क्योंकि ये आपका एक क्विक रिवीजन है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे, इन क्वेश्चंस को लगाओगे मेरे साथ साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। आगे सीरीज में आपको चैप्टर 1st, 2nd, 3rd करके पहले क्लास 11th का पूरा बताया जाएगा सीरीज, और उसके बाद क्लास 12th का शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहें यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।